जी हाँ, जिस तरह ये सोडियम मिला पानी एक गिलास में से उभर के बाहर आ रहा है, उछल उछल के बाहर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई खुराक खाते हैं हमारे मैदे के अंदर मौजूद एक ख़ास किस्म का तेज़ाब होता है, HCl होता है, जिसकी अगर मिकदार बढ़ जाए तो वो आपके मैदे के अंदर जो उसके इर्द गिर्द की जो प्रोटेक्टेड लेयर है उसको वो ख़राब कर देती है, डैमेज कर देती है और आपके अंदर ज़ख़म और खोखलापन करने के बाद उसके अंदर पीप और रेशा भर जाती है, जिसको हम मैदे का अल्सर कहते हैं। अब मैदे के अल्सर का ख़ास किस्म का एक ऐसा नुस्खा, होम रेमेडी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आप मैदे के अल्सर जैसी बीमारी से ना सिर्फ बच सकेंगे बल्कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। लिहाजा अगर ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, लाइक एंड शेयर ऐसे लोगों के साथ ज़रूर करें जिन लोगों के साथ इस तरह के मसाइल चल रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर आप बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप बात करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ अपना मसला शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैदे का अल्सर दिन ब दिन बढ़ता हुआ एक ऐसा मोहलिक मर्ज़ है जिसमें हर दूसरा शख्स आए रोज़ मुब्तला होता है और तरह तरह की अद्वियात और मेडिसिन इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक ख़ास किस्म का नुस्खा लेकर आए हैं, एक ऐसा आज़मूदा नुस्खा जो कि अरसा दराज से हम अपने पेशेंट्स को, मरीज़ों को इस्तेमाल करवा रहे हैं और 110% इसके रिज़ल्ट हैं। ये इंतहाई मुफीद है आपके मैदे के अल्सर के लिए, और जितने भी पेशेंट्स को हमने ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया किसी भी पेशेंट्स ने आज तक आके हमें ये क्लेम नहीं किया कि हमें इससे अफाका नहीं हुआ। और अगर इसको आप बोलेंगे ये हमारे सीने का राज भी है, ये हमारे सीने का राज है। इस नुस्खे को अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपकी जितने भी मैदे के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं, आपका मैदे का अल्सर है ख़ास तौर पे, वो आपका देखते ही देखते हल होगा और आप एक सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजारने के काबिल होंगे। लेकिन नुस्खे की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर आपको बताएं मैदा हमारा बेसिकली किस तरह वर्क करता है और आपके मैदे का जो अल्सर है इसकी वजह क्या बनती है, आया मैदे का अल्सर कहते किसको हैं। देखें, हम जो भी खुराक खाते हैं वो सीधा हमारी जो है वो मैदे के अंदर खुराक जाती है। खुराक जब मैदे में पहुंचती है वहाँ पे मौजूद एक ख़ास किस्म का जो एक तेज़ाब होता है जिसको हम HCl कहते हैं या इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे मैदे के अंदर एक ख़ास किस्म की रतूबत रखी हुई है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के नाम से जानते हैं। और याद रखें ये जो HCl है ये एक ऐसा तेज़ाब है, ये आपके मैदे के अंदर खुराक के साथ कोई भी ज़ाइल मादा, कोई भी फासद मादा या कोई भी ऐसी मुज़रे सेहत चीज़ अगर चली जाए तो ये जो केमिकल है, ये तेज़ाब है, आपकी हर उस चीज़ को जो आपकी सेहत के लिए मुज़र है उसको गला भी देती है, उसको ख़त्म कर देती है, उसको जला देती है। और ये आप जितने भी आपके पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो आपकी अंतड़ियों के अंदर, छोटी अंतड़ियों के अंदर और बड़ी अंतड़ियों के अंदर वो एक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो चली जाती हैं, मूव हो जाती हैं। तो याद रहे ये जो तेज़ाब है अगर ये किसी वजह से आपकी खुराक की इम्बैलेंसिंग की वजह से या आपका बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार होना, काहली का शिकार होना, डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ ना करना, वॉक ना करना, एक्सरसाइज ना करने की वजह से आपके मैदे के अंदर अगर ये तेज़ाब की मिकदार बढ़ जाए, और ये तेज़ाब जिस तरह अभी हमने शुरू में आपको इंट्रो में जब दिखाया कि हमने एक बोतल ली, हमने जब एक कोल्ड ड्रिंक ली, उसका जैसे ही हमने कैप लूज़ किया तो उसके अंदर से जो सोडियम मिला पानी था वो उछल उछल के बाहर आना शुरू हो गया और वो सारे का सारा बाहर का उसने निज़ाम जो है ख़राब कर दिया। बिल्कुल एन इसी तरह से अगर हम सही तरीके से कोई अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करते, एक्सरसाइजेज नहीं करते, वॉक नहीं करते, या हम अपनी खुराक को सही तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो होता ये है कि हमारे मैदे के अंदर मौजूद जो तेज़ाब है उसकी मिकदार बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी मिकदार एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो बिल्कुल इस बोतल की मिसाल की तरह से
वो तेज़ाब आपके मैदे से उछल कर आपकी खुराक की नाली में वापस आना स्टार्ट हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने बोतल को देखा कि उसने बाहर का निज़ाम सारा गंदा कर दिया, ख़राब कर दिया, बिल्कुल इसी तरह से ही जब वो तेज़ाबी मादा उछल के बाहर आता है, खुराक की नाली की तरफ आता है, इसके साथ होता यह है कि सबसे पहले आपके मैदे के इर्द गिर्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई है। उस प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर तक जब आपका वो तेज़ाब आता है तो उस प्रोटेक्टिव लेयर को सबसे पहले ये तेज़ाब डैमेज करता है। जब ये तेज़ाब बार बार उस प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज करता है, उसको हिट करता है, तो बार बार हिट करने की वजह से प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो डैमेज हो जाती है, वो घिसना स्टार्ट हो जाती है और ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो जाती है तो उसके अंदर ज़ख़म बन जाता है, एक होल बन जाता है, एक सुराख हो जाता है। उस सुराख के अंदर जब रेशा और पीप पड़ जाए और उस रेशा और पीप पड़ने की वजह से जो दर्द आपको होता है आपके गर्ट के करीब, उसको हम बोलते हैं मैदे का अल्सर। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में फिट करना है, इसको आपने याद रखना है। अब बात करते हैं कि मैदे के अल्सर की क्या ऐसी वजूहात हैं कि हमें पता चले कि आया ये पेशेंट को मैदे का अल्सर है। देखें, जिस भी पेशेंट को मैदे का अल्सर होगा उसकी वजूहात और अलामात में सबसे पहले ऐसे मरीज़ों को जो है वो वोमिट बहुत ज़्यादा आएगी, कै बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट करेंगे, मतली और उल्टी का आना एक आम चीज़ होगी। और इसके अलावा उनको कोई भी खुराक अगर वो खाएंगे तो वो फौरी तौर पे मुंह के अंदर एक अजीब किस्म का खट्टा मीठा सा, मतलब उनको जो है वो तेज़ाब नुमा मुँह के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आएगा और झाग नुमा पानी आएगा। या इसके अलावा जो मैदे के अल्सर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें एक कॉमन जो अलामत होती है, उनको उल्टी के साथ ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब आपके मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, वर्म आ जाती है या छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, उनके अंदर रेशा और पीप पड़ जाती है और उन रेशा और पीप के साथ बाज़ औक़ात ज़ख़्मों के अंदर ब्लड भी आ जाता है और वो ब्लड आपके मैदे में चला जाता है। उस मैदे में से जब आप ज़ोर लगाते हैं कै या वोमिट करने के लिए तो आपकी खुराक की नाली के थ्रू जो है वो ब्लड आपके मुंह में आ जाता है। और बाज़ औक़ात तो डॉक्टर ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि इनको कोई जिगर का मसला हो चुका है या इनकी पित्ते के जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन बेसिकली उनको मैदे का अल्सर होता है। लिहाजा जब भी आपको इस तरह की कोई सिम्टम्स या अलामात ज़ाहिर हों, आप फौरी तौर पे अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाएं। देन डॉक्टर्स आपको बताएंगे आपको जिगर का प्रॉब्लम है, आपको मैदे के अल्सर का प्रॉब्लम है या आपको कोई मसला है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को मैदे के अंदर अल्सर होता है उनकी एक ख़ास कॉमन अलामत ये भी होती है कि उनको पखाने के थ्रू जो है वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, उनको बवासीर का बहुत ज़्यादा मसला रहना स्टार्ट हो जाता है, सही तरीके से खुराक हज़म नहीं कर पाते। जब वो लेटते हैं तो लेटते ही उनके मैदे से खुराक की नाली के थ्रू जो है ये तेज़ाब जिसकी HCl की मिकदार बढ़ चुकी होती है उनके मुँह में आना स्टार्ट हो जाता है। सही तरीके से वो लेट नहीं पाते, करवट लेते हैं तब उनको मसला होता है। राइट साइड पे ख़ास तौर पे इस तरह के पेशेंट नहीं लेट पाते, उनको लेफ़्ट साइड पे हम हमेशा से ही रिकमेंडेशन करते हैं, एडवाइस करते हैं कि लेफ़्ट साइड पे वो करवट लेके सोएं। गोया के सुन्नत रसूल है कि आप राइट साइड पे जो है वो सर के नीचे अपना हाथ रख के सोएं, थोड़ी सी टांगों को फोल्ड करके सोएं, ये सुन्नत है। लेकिन इलाज के तौर पे आपको लेफ़्ट साइड पे अगर सोएंगे ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फिर हम दूसरी एडवाइस करते हैं कि आप अपना सर थोड़ा सा ऊंचा करके लेटें, इसकी वजह से आपका जो तेज़ाबी मादा है वो आपके मुंह में नहीं आएगा बल्कि वो आपके गर्ट के नीचे नीचे ही रहेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ भी हैं तो समझ लें कि आपको मैदे का अल्सर हो चुका है और देन आपको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसको बिला झिझक किसी की एडवाइस के बगैर भी इस्तेमाल करेंगे ये आपको फ़ायदा देगा, किसी किस्म का नुकसान नहीं देगा। आए सीधा चलते हैं नुस्खे की तरफ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये हमारे सीने का राज है, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मैदे के अल्सर जैसे मोज़ी मर्ज़ से ज़रूर निजात फरमाएंगे। इस नुस्खे में आपने राल सफ़ेद लेनी है 50 ग्राम, मलट्ठी 50 ग्राम, सूखा धनिया जिसको हम खुश्क धनिया भी कहते हैं 50 ग्राम, गूंद कीकर 50 ग्राम, कोज़ा मिस्री 50 ग्राम। दोबारा रिपीट करता हूँ, राल सफ़ेद 50 ग्राम,
मलट्ठी 50 ग्राम, सूखा धनिया जिसको खुश्क धनिया भी कहते हैं 50 ग्राम, गूंद कीकर 50 ग्राम, कोज़ा मिश्री 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों को आपने यकजा 50-50 ग्राम लेके इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, और पीसने के बाद आपने इसको छान लेना है। जब आप इसको छानेंगे तो इसके जितने भी ज़ाइल मादे होंगे या इसके छिलके होंगे वो अलग हो जाएंगे और ख़ाली सफ़ूफ एक अलग हो जाएगा। याद रहे, आप इसको घर में अगर पीसने की कोशिश करेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत वाला मामला हो सकता है। कोशिश करें कि इसको आप पंसार से ही इसको आप पिसवा लें, क्योंकि उनके पास एक ख़ास किस्म की चक्की होती है, उसके अंदर ये आपको ग्राइंड करके दे सकते हैं और बासानी ये ग्राइंड करके आपको दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने यकजा करके इसका सफ़ूफ बना के एयर टाइट किसी बाउल के अंदर रख लेना है आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर। और रात को सोने के वक्त सिर्फ 1 चम्मच आपने नीम गर्म पानी के साथ डेली बेसिस पे लेना है। अब यकीन जानिए 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से ही आपके जितने भी मैदे के मसाइल होंगे वो ना सिर्फ हल होंगे बल्कि आप 110% एक सेहतमंद इंसान हो जाएंगे और आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल होंगे। जो भी खाएंगे आपको हज़म भी होगा और डाइजेस्ट भी होगा, आपको किसी किस्म के मसाइल नहीं होंगे। यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद उनको लंबे लंबे डकार आते हैं। लंबे लंबे डकार आना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हालांकि समझा ये जाता है कि खाने के बाद लंबे लंबे डकार का आना ये एक सेहत की अलामत है, आपका खाना हज़म हो रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा नशावर अशिया इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो सिगरेट नोशी के आदी होते हैं या वो शराब नोशी के आदी होते हैं, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अंदर होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ होता है वो लूज़ हो जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका निज़ाम इंहज़ाम भी डिस्टर्ब होता है। खुराक हज़म होने का जितना भी आपका निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपको लंबे लंबे और खट्टे डकार आते हैं। खाली हवा जो है वो आपकी खारिज होती है मुंह के थ्रू। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जितने भी लोग हमने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं खाना खाने के बाद लंबे लंबे डकार करने के आदी होते हैं या उनको डकार आते हैं, उन लोगों का या तो कल को मैदा वाश हो रहा होता है या ऐसे पेशेंट्स को पित्ते के कोई मसाइल हो जाते हैं। क्योंकि पित्ते की जो दर्द होती है ये भी आपको साथ बताता चलूँ, ये टॉपिक तो नहीं है लेकिन आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जब आपको पित्ते की दर्द होगी तो आपके राइट साइड पे जो पसली है, पसली के नीचे आपको दर्द होगी, वो पित्ते की दर्द होती है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर उनको पित्ते की दर्द होती है तो वो मैदे की दर्द समझ बैठते हैं, मैदे की दर्द होती है तो पित्ते की दर्द समझ बैठते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस होती है और गलत किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लिहाजा पित्ते की दर्द हमेशा आपको राइट साइड पे आपकी पसली के नीचे होगी और जो आपकी मैदे की दर्द है वो आपको बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में गर्ड के करीब आपको दर्द होगी, वो आपकी सही मैदे की या मैदे के अल्सर की दर्द होगी। लिहाजा जो नुस्खा हमने आपके साथ शेयर किया, इस नुस्खे को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके रिज़ल्ट आपको 110% मिलेंगे। अगर आप अपने किसी भी मसले के बारे में हमारे साथ मशवरा करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ फ़ोन कॉल पे बात करके अपने मसले के बारे में हमें आगाह कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि हम अपने देखने वालों की हर मसले का हल सबसे पहले उनको दें। लिहाजा इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।